पार्टी बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ओबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल, 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आम लोगों ने मिलकर हमारी पार्टी बनाई है, आम आदमी पार्टी बनाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कि संविधान दिवस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ कह रहे हैं। भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस पार्टी की सरकारें इतनी आई, इतने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न उनको तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के उनको भारत रत्न, तब जाकर के उनका तैल चित्र संसद में लगा। ये सम्मान देने का काम। इसलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं, वी आर दी चैंपियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर दी चैंपियंस टू टेक केयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अनेकों बार कुत्सित प्रयास से इस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है, उनके प्रति हमको सजग भी रहना पड़ेगा और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए एक प्रहरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। एक नया प्रयास चल रहा है और वह भी बहुत अपने ढंग से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी तरीके से डिबेट होने के बाद यह तय हो गया कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सर्वे शुरू हो जाता है, मैं वहां पे मौजूद रहा। एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का। घटना को हमारे सर मंड रहे हैं। तो 24 नवंबर की तारीख संभल जिस तरीके से जला, आखिरकार उसके पीछे कौन था, ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन एक एक करके इसके पीछे के लोग भी अब सामने आते जा रहे हैं। एफआईआर में कई नेताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है उनसे भी पूछताछ की जाए। हालांकि वहां पर अब शांति है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है। इन सब के बीच जो डेप्यूटी कलेक्टर है, रिपब्लिक भारत ने उनसे खास बातचीत की है। डेप्यूटी कलेक्टर का कहना है कि अचानक से 800 से ज्यादा लोगों की भीड़ निकल करके गली से सामने आती है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया जाता है, ये उनके द्वारा कहा गया है कि भीड़ में कई नकाबपोश लोग भी शामिल थे, बाहरी लोग भी शामिल थे, ये भी वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये हिंसा की गई है, प्लानिंग के तहत संभल को सुलगाया गया था। ये तमाम बातें उन्होंने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कही हैं कि अचानक से 800 लोगों की भीड़ आ जाती है, एक गली से ये भीड़ निकल करके आती है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो समझते नहीं।
हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब मौजूद है, जो कि सर्वे जिस समय चल रहा था उस समय उनकी ड्यूटी उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर थी, लेकिन जैसे ही हिंसक एक तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची, पत्थरबाजी हुई जिसमें डिप्टी कलेक्टर साहब को भी चोट लगी है। आप देखेंगे पैरों में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है, हाथ में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है। डिप्टी कलेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या उस दिन, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई, उनको चोट कैसे लगी। सबसे पहले सर, कैसा अब आपका स्वास्थ्य? हम देख रहे हैं प्लास्टर जो आपको हाथ और पैर पे बंधा हुआ है। ठीक है। इस समय क्या हुआ था सर? आपकी ड्यूटी कहां पर थी? क्या मंजर चल रहा था उस समय? कैसे भीड़ वहां पर पहुंची? 24 तारीख को शाही मस्जिद के बाहरी परिसर में मेरी ड्यूटी है, जब मजिस्ट्रेट लगी हुई थी। मैं पुलिस कर्मियों के साथ वहाँ मौके पर मौजूद था। 7 बजे के आसपास सर्वे टीम आई, सकुशल मस्जिद के अंदर गई। 7 से 9 करीब 9:15 बजे तक शांति बनी रही और काम में किसी तरह की बाधा नहीं आई। लेकिन लगभग 9:15 बजे के आसपास जो मस्जिद के ढलान पे नीचे की ओर रास्ता जाता है, उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ मौके पहुँचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब वो आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया कि मस्जिद परिसर में न जाए। पीछे हटे, फिर थोड़ी देर बाद और संख्या में लोग आ गए, फिर आगे बढ़ने लगे, तब फिर उनको रोकने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये 15-20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अचानक जो है पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई, पैर में भी और हाथ में। कितनी भीड़ हो गई थी सर उस समय वहाँ पर? लोग, आप जैसे बता रहे हैं कि पहले कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर आप लोगों ने उनको पीछे खदेड़ा, फिर और भीड़ आ गई। कितनी स्ट्रेंथ रही होगी उस समय? उस समय लगभग 800-900 के आसपास लोग थे। सबके हाथ में पत्थर थे? अब ये तो कहना कठिन है कि सबके हाथ में पत्थर थे, नहीं पत्थर चल रहे थे। आपको चोट लगी क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि घर की छतों के ऊपर से भी पथराव हुआ, मस्जिद की वो जो गली है वो स्लैंटिंग है, मतलब ढलान टाइप से है, तो क्या वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे? और संभल हिंसा के पीछे एक नई थ्योरी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे के नाम पर मुस्लिम समाज के 2 जातीय गुटों ने हिंसा की। आरोप है कि दोनों जातियों ने अपनी हनक कायम करने के लिए बवाल के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या संभल हिंसा 2 नेताओं की आपसी जंग का नतीजा है? क्या मुस्लिम समुदाय के 2 जातियों के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से सुलग उठा संभल? क्या विधायक और सांसद समर्थकों ने हिंसा की आड़ में एक दूसरे को निपटाने की रची साजिश? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने हिंसा की साजिश के पीछे इस हैरान करने वाली थ्योरी का जिक्र कर नए बहस को जन्म दे दिया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि मुस्लिम समुदाय की 2 जातियों तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से ही संभल में बवाल शुरू हुआ। नितिन अग्रवाल की पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संभल की सियासी बिसात और जातीय गणित के बारे में बताते हैं। संभल सीट से सांसद और विधायक दोनों मुस्लिम हैं। सांसद जिया उर रहमान बर्क मुस्लिम तुर्क जाति से आते हैं, जबकि विधायक इकबाल महमूद मुसलमानों की पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। वर्चस्व की इस जंग में दोनों नेताओं को अपनी जाति का पूरा समर्थन हासिल है। दोनों जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक हनक कायम करने के लिए संघर्ष चलता रहता है। संभल में तुर्कों और पठानों की प्रतिस्पर्धा पुरानी रही है। संभल में इस बार हुई हिंसा इस प्रतिस्पर्धा की लगाई आग का ही उदाहरण है, ये जानकारी पुलिसिया सूत्र दे रहे हैं। दरअसल तुर्कों और पठानों के राजनीतिक नेतृत्व संभल में समाजवादी पार्टी के ही नेता करते हैं, पर इन दोनों के बीच बात बनती नहीं है। और इस बार जब संभल में सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी तो अपने राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए ही भीड़ को आह्वान किया गया था, जिसने बाद में हिंसा की तस्वीर अख्तियार कर ली। अब मुस्लिमों के बीच इसी जातीय विभाजन को लेकर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने सनसनीखेज दावा किया है। नितिन अग्रवाल ने दावा किया है कि हिंसा पहले से ही सुनियोजित थी और इसके पीछे सपा के 2 बड़े नेताओं की सियासी और जातीय जंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन अग्रवाल ने लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है।
तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। नितिन अग्रवाल स्टेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र के नहीं है। हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के? आबकारी के? नशे में बात कर रहे होंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सर्वे के खिलाफ विरोध की आड़ में तुर्क और पठान जातियों के लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। हिंसा के दौरान मारे गए मुस्लिम लोगों की जाति को जोड़कर भी नितिन अग्रवाल की थ्योरी को मजबूत की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर